हेलो दोस्तों, मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं उजाले के उल्लू। कहानी लिखी हुई है महीप सिंह द्वारा। ये कहानी कॉलेज व्याख्याताओं वाले जो पेपर है जो होने वाले हैं सितंबर में, उसके अंदर भी चयनित की गई है कहानी। तो आज हम पढ़ रहे हैं उजाले के उल्लू। कुलदीप ने अपना लेटर बॉक्स खोला तो 2-3 पोस्ट कार्डों के अलावा उसे वही लिफाफा दिखाई दिया, पोस्ट ऑफिस वाला 15 नए पैसे का चौकोर लिफाफा। बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े कैपिटल अक्षरों में उसका नाम और पता सारे लिफाफे पे छितरा हुआ था। वह मुस्कुराया। उसे मालूम था तो उसका यह लिफाफा आज उसके लेटर बॉक्स में जरूर पड़ा होगा। पिछले 5-6 दिन से वह तो उससे नहीं मिला था। दफ्तर में उसके कितने टेलीफोन आ चुके थे, पर वहां तो उसकी कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट हो रहा था और वह ऑडिटरों के पास एक फाइल से दूसरी और एक लेजर से दूसरी लेजर की चेकिंग कराने में बुरी तरह व्यस्त था। बाबूजी, तो उस बीबी जी का फोन आया था। उन्होंने कहा है फोन जरूर करें। यह उसे शायद 7वीं बार चपरासी ने याद कराया था और वह फाइलों को लिए भागा चला जा रहा था। उसके मुंह से निकला हुआ अच्छा शब्द चपरासी से दूर नीचे उतरने वाली सीढ़ियों में कहीं गिरा पड़ा था। वह जानता था तो छटपटा रही होगी। उस छटपटाहट में वह कितनी बार फोन करती है और जब वह शांत नहीं होती तो उसे कागजों पर उड़ेल कर लपेट कर और लिफाफे में बंद करके कुलदीप को भेज देती है। लंबे पत्र की उम्मीद में कुलदीप ने लिफाफा खोला, पर आज शायद तो उसकी छटपटाहट अंदर की बहुत गहराई में उतर गई थी। लिफाफे में एक छोटा सा कागज था और उस कागज पर केवल एक शब्द लिखा था, दीप। कुलदीप उस शब्द को कितनी देर देखता रहा। दूसरे दिन कुलदीप सफाई दे रहा था। मैं कंपनी के ऑडिट में बहुत बिजी था। आंखों के सागर में कितना सा प्यार तैरा कर तो कह रही थी, 7 दिन से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मैंने सोचा कहीं तुम्हारी तबीयत ही ना खराब हो गई हो। पाम व्यू होटल की 4 दीवारी से लगे दोनों रेत पर बैठे हुए थे। दूर समुद्र की लहरों पर घरघराता हुआ शोर सुनाई दे रहा था। वह चांदनी रात नहीं थी। आकाश में कुछ तारे इधर उधर टिमटिमा रहे थे। सामने समुद्र पर खूब अंधेरा उतरा हुआ था और तारों की हल्की हल्की रोशनी में दोनों खूब सटे हुए थे। तोश बोली, अच्छा बोलो, तुम्हें चांदनी रात अच्छी लगती है या अंधेरा? कुलदीप उसकी गोद में अधलेटा सा हो गया, फिर अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट कर उसके आंचल में मुंह छिपा लिया। चांदनी रात, उस समय ऐसा लगता है जैसे चांदनी सिमट कर मेरी बाहों में आ गई है। तुम तरल होकर सारी चांदनी में बिखर जाती हो। पर मुझे तो अंधेरी रात अच्छी लगती है। तो उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिरा रही थी। तारों से टिमटिमाती हुई अंधेरी रात जैसी आज है। समुद्र की लहरें दिख नहीं रही हैं, पर उनका एहसास मुझे है। चांदनी में चीजें बहुत साफ नजर आती हैं। बहुत साफ नजर आने वाली चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। चाहती हूँ दिखाई कम दे, पर पास होने का एहसास बहुत सा हो। उस अंधेरे में वो इतने पास हो गए कि उनका पास होना सिर्फ एहसास की बात नहीं रह गई। कई बार लगता है जैसे इंसानी जिंदगी में कहीं कोई अपरिचय, कोई दूरी, कोई दुराव है ही नहीं। कुलदीप और तोष कुल 3 महीने पहले रेस कोर्स में पहली बार मिले थे। रेस कोर्स में मिलना भी भला कोई मिलना है, जहाँ 10-20 हजार लोग 10-20 घोड़ों के पीछे भाग भाग कर खुद भी घोड़े बन जाते हैं। पर शायद इसीलिए रेस कोर्स का मिलना ही असली मिलना हो, क्योंकि वहां की भाग दौड़ में सुसंस्कृत मनुष्य की सारी औपचारिकताएं घोड़ों की टापों के नीचे रौंदी जाती हैं और सबसे उसी तरह मिलते हैं जैसे सब घोड़े सब घोड़ों से मिलते हों। कुलदीप के साथ उस दिन भल्ला और रिश्मा थे। रिश्मा रेस की दीवानी थी और भल्ला रिश्मा का। उन दोनों की दीवानगी में उस दिन कुलदीप भी आ फंसा। उसकी गर्लफ्रेंड उस दिन अचानक ही दिल्ली उड़ गई थी, इसलिए जब वह इतवार की सुनहरी हवा में कटी पतंग की तरह मंडरा रहा था, भल्ला ने कहा, चल आज तो हमारे कबाब में हड्डी बन जा। रेस कोर्स के मैदान में वह हजार हजार पागलों को देख रहा था जो घोड़ों की दौड़ के साथ अपनी उम्र और लिंग के फर्क को ताक में रखकर चीख रहे थे। बकअप, स्टार ऑफ इंडिया, आ बकअप, पुशअप, शाबाश, गुलमोहर शाबाश, अबे साले, डेविड भाग भाग बासा को धत तेरे की। एक बात उसने वहां बड़े ध्यान से देखी। कुछ लोग टिप्स दे रहे हैं और हजारों आंखें टिप्स की याचना करते हुए मारी मारी फिर रही हैं। ऐसी 5-7 जगहों को सूंघ कर वह भी लाल बुझक्कड़ बन गया। एक कागज उसने चौपतिया मोड़कर अपनी बाई हथेली में दबा लिया। दूसरे क्षण वह भी टिप्स दे रहा था। पहला टिप्स उसने उस घोड़े को दिया जिस घोड़े की बुकिंग विंडो के सामने की लाइन सबसे छोटी थी। टिप्स लेने वालों में तोस भी थी। वह घोड़ा हार गया तो वह सनसनाती हुई उसके पास आई। वाह साहब, खूब टिप्स दिया आपने। मैं तो पहले ही जानती थी वह घोड़ा हारेगा, तभी तो उसके टिकट सबसे कम बिक रहे थे। देखिए, वह टिप एक बड़े खास बुकी को दी गई थी। वह बोला, आपने देखा नहीं, वह घोड़ा जीतने वाले घोड़े से बस जरा सा ही पीछे रह गया था। हिसाब किताब में थोड़ी बहुत गलती हो तो हुई ही जाती है। खैर, अब कोई अच्छी सी टिप दी।
कुलदीप ने कनखियों से बुकिंग विंडोज की ओर देखा और जिसके आगे सबसे लंबी लाइन लगी थी उसका नाम बता दिया। उसकी थैंक यू के बाद कुलदीप ने देखा वह अपने पीछे खड़े एक उजबक से आदमी को बांह से घसीटती हुई उस ओर बढ़ गई है और घसीटते घसीटते वह आदमी अपनी हिप पॉकेट से पर्स निकाल रहा था। हालांकि उसका बताया हुआ वह घोड़ा भी हार गया था और उसने उसका उलाना भी दिया था, परंतु जान पहचान के लिए सिर्फ घोड़ों की जरूरत थी, न कि घोड़ों की हार जीत की। उसके बाद फ्लोरा फाउंटेन पर सड़क पार करते समय, चर्च गेट पर फास्ट ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ते समय उनकी एक दो मुलाकातें और हुई और तीसरी मुलाकात में वे ट्री सेंटर के एयर कंडीशनर हॉल में बैठे नीलगिरी की चाय पी रहे थे। वे चाय भी पीते थे और कॉफी भी, कभी कभी पिक्चर देखते और कभी कभी दूर दूर फैले हुए समुद्र तटों पर डूबते हुए सूरज के पीले से क्षितिज के नीचे अपनी शामों को रंगीन बनाते रहते। और फिर एक दिन कुलदीप को पता नहीं क्या सूझा कि वह पूछ बैठा, तो उस दिन तुम्हारे साथ में वह आदमी कौन था, वह रेस कोर्स में? वो ओ, अपनी कूकती सी आवाज में वह ओ को 1.5 गज खींचकर हंसी। वो तो गिल्लू था, मेरा कजिन है, पर साला रेस का दीवाना है। वह बात खत्म हो गई। ऐसी बात को जल्दी ही खत्म हो जाना चाहिए। ऐसी बातों का क्या पूछना और क्या सुनना, बस पूछने के लिए ही पूछ लो और सुनने के लिए सुन लो, क्योंकि तो उसने भी कुलदीप से एक दिन कुछ ऐसी ही बात पूछी थी। दीपे, तुम बड़े झूठे हो। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, आगे कहिए। यो स्काउंड्रल, मुझसे तो उस दिन कहा कि आज दफ्तर में बहुत काम है, शाम को मिल नहीं सकूंगा, और जनाब किसी की गदराई बाहों को थामे जल्दी जल्दी मेट्रो में घुसे चले जा रहे थे। कौन थी वह लड़की? धत तेरे की। कुलदीप ने ई को 2 गज खींचा और ठहाका लगाकर बोला, वो तो निन्नी थी, मेरी कजिन। उसी दिन वह दिल्ली से आई थी। अंग्रेजी पिक्चरों की तो बस वह दीवानी है। आते ही मुझे दफ्तर फोन किया कि आज मैं मेट्रो में लगी पिक्चर जरूर देखूंगी, टिकट मंगवा कर रखना। बड़ी मिन्नत खुशामद करने पर उस दिन बॉस ने छुट्टी दी। दोनों ने एक दूसरे की बात पर यकीन कर लिया था, क्योंकि दोनों यह समझते थे कि उनकी बात पर यकीन तभी किया जाएगा जब वे एक दूसरे की बात पर यकीन करना दर्शाएंगे। अपने कजिनों की बात वे एक दूसरे को फिर भी सुनाते रहे। एक दूसरे से मिलने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे 27 से 26 वर्ष गुजारे थे, वह भी घर की चारदीवारी में नहीं, स्कूलों कॉलेजों में पढ़कर और दफ्तरों स्कूलों में काम करके। इसलिए दोनों के चचेरे मेरे भाई बहन तो हो नहीं थे। और उस दिन पता नहीं कुलदीप को क्या हो गया, बाहर भागने वाला वह कुलदीप पता नहीं किस छेद से जरा सा अंदर झांक गया और एक गहरी उदासी अंदर से उसी छेद को फोड़कर बाहर निकल आई। उसके चारों ओर धुआं सा बिखर गया, कोहरा सा छा गया, ऐसा कोहरा जहां से बाहर की सभी चीजें बहुत धुंधली दिखाई पड़ती हैं। उसकी आंखें उस धुंधलके के उस पार नहीं देख पा रही थी। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। फिर घूम घूम कर उसकी आंखें उसी को देख रही थी, उसकी सूझ को खुद वही सुझाई दे रहा था। ऐसा उदासी भरा दिन तो उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ था। उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि वह उस मनहूस उदासी से जाकर जान पहचान करता। देर से सोया हुआ आदमी जल्दी उठता नहीं, और फिर उठकर सेव करना, नहाना धोना और 9:20 की डबल फास्ट ट्रेन पकड़कर दफ्तर पहुंचना। दफ्तर में होता था फाइलों का अंबार, कैलकुलेटिंग मशीनों की टकटक, बॉस की घंटियां, चपरासियों के संदेश, और उन सभी से आगे बढ़कर उसके लिए बजती हुई टेलीफोन की किर किर, और उस पर फिक्स होता हुआ शाम का प्रोग्राम, कभी सुनीता के साथ तो कभी अनीता के साथ। कभी उसकी वह लैंड लेडी मिसेज पिंटो उसे ही फोन पर फटकारती, यू रास्कल, हमारा मकान छोड़कर और हमको ऐसा भूल गया, तुमको साला इधर अपना शकल तक भी दिखाना नहीं मांगता था। वह क्षमा याचना के स्वर में कहता, रियली वेरी सॉरी मिसेज पिंटो, हम दफ्तर में बहुत काम में बिजी था, किसी दिन जरूर आऊंगा। किसी दिन नहीं आ जाना मांगता है, और वह टेलीफोन पर ही अपना स्वर दबा लेती, आज पिंटो साहब बाहर गएला है। पर ये सभी उसकी जिंदगी की लोकल गाड़ियां थी, स्टॉपिंग एट ऑल स्टेशंस, और तो थी फास्ट ट्रेन, नॉट स्टॉपिंग एट महिमा, माटुंगा, दादर, लोअर परेल, एल्फिंस्टन रोड। इस फास्ट ट्रेन के कारण सभी लोकल ट्रेनें उससे नाराज हो रही थी, और वे बिल्कुल नाराज ना हो जाएं, इसलिए वह कभी कभी इधर की मुसाफरी भी कर लेता था। ट्रेनों की इस भागदौड़ में उदासी थी, जैसी कालबा देवी और गिरगांव में घूमने वाली एक पुरानी घोड़ा गाड़ी। और उसी उदासी ने न जाने आज कहां से उसके गले में बाहें आ डाली थी। सुबह से ही अजीब स्थिरता वह अनुभव कर रहा था। लाज के नौकर ने आकर चाय रख दी तो वह रखी ही रही, टिक 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 बढ़ती गई तो वह बढ़ते हुए समय को बड़ी निरपेक्षता से देखता रहा। 8 बज गए। 8 बजे तक वह सेव कर चुका था।
कर चुका होता था। 8, 8:15 बजे तक वह नहाकर वापस आ जाता था। 8:30 बजे तक शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल काटता रहता था। 9 बजे तक वह नाश्ता कर लेता था। 9:10 पर वह कपड़े पहने हुए हाथ के बैग को हिलाता हुआ हेलो हेलो पुकारता हुआ लॉज की सीढ़ियां उतर रहा होता था और फिर 9:20 की फर्स्ट ट्रेन उसे चर्च गेट उड़ाए लिए जा रही होती थी। आज 8:30 बज गए थे और वह चारपाई से नीचे नहीं उतरा था। चादर अभी भी उसकी कमर तक थी और उस चादर के ऊपर आज का अखबार औंधे मुंह पड़ा था। बेड सिसकियां लेकर के ठंडी हो चुकी थी। वह उसी तरह पड़ा रहा। 9:20 की चीखती ट्रेन मानो उसे आवाजें देती हुई निकल गई। उसके चारों तरफ रोज की तरह वह सब कुछ देख रहा था। आज तक इस दौड़ में वह खुद भी दौड़ता था। आज इस दौड़ को वह एक दार्शनिक की तरह देख रहा था। कल तो उसके साथ वह कौन था टैक्सी में? वह बस की दाहिनी ओर की सीट पर बैठा बाहर देख रहा है। तभी सामने से आती एक टैक्सी उसे नजर आती है। उस टैक्सी की पिछली सीट पर एक चेहरा चमकता है। अरे यह तो तोस है। वह हाथ बाहर निकालता है। सी तो ओ और वह चुप हो जाता है। उसी सीट पर एक आदमी बैठा है। बीच सड़क पर कोई ट्रक अड़ गया है। ट्रैफिक जाम सा हो गया है। इधर से उसकी बस रेंग सी रही है, उधर से टैक्सी भौं भौं करते हुए खिसक सी रही है। तो उसके साथ बैठे आदमी की बाह ने उसकी कमर का घेरा डाला हुआ है और तो उसका चेहरा उसी तरह मुस्कुरा रहा है। उसी तरह उसकी दाहिनी गाल पर गड्ढा नजर आ रहा है जिस तरह जब वह उसके साथ होती है तब होता है। और वह बस की खिड़की के पीछे अपने को छिपाकर उस ओर देखता रहता है। ट्रैफिक चलने लगता है। वह मुड़कर देखता रहता है। जहां तक गर्दन मुड़ सकती है वहां तक टैक्सी के पीछे के शीशे से तोस और उसके साथ बैठे हुए आदमी के भिड़े हुए कंधे उसे दिखाई देते रहते हैं। तोस दरवाजे पर खड़ी थी। कमाल है, आज ऑफिस नहीं गए और यह हालत क्या बना रखी है? तबीयत तो ठीक है ना? बस ऐसे ही, वह मुस्कुराया। आज ऑफिस जाने का कुछ मूड नहीं हुआ। पर तुम इस समय यहाँ कैसे? आज हमारे स्कूल में एनुअल इंस्पेक्शन था और उसके बाद छुट्टी हो गई। सोचा शाम को कोई पिक्चर देखी जाए। तुम्हारे ऑफिस पहुंची तो पता चला हजूर आज तस्वीर ही नहीं लेकर आए। कुलदीप ने देखा 1 बज गया है। वह उठा, मुंह हाथ धोकर के उसने खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाकर उन्होंने कॉफी पीकर उसने सिगरेट पी, पर उसकी उदासी अभी भी बिन पिए थी। तोश सुनो, एक बात पूछूं तुमसे? तो उसने नजरें उठाई ली। भला उससे नई बात और क्या पूछी जा सकती है? और हर पुरानी बात का जवाब उसके पास हाजिर है। तोश, अच्छा हम लोगों का आपस में क्या संबंध है? मतलब यह है कि हम दोनों आपस में क्या हैं? क्या अजीब सवाल है। तो उसने अपने चेहरे पर आश्चर्य झलकाया, मुस्कुराहट फैलाई। क्या अभी हम लोगों को यह जानना बाकी है कि हमारा आपस में क्या संबंध है? हम आपस में क्या हैं? कुलदीप को लगा जैसे तोस ने एक मास्टरनी की तरह उसके कान उमेट दिए हैं। वह थोड़ा संभल कर बोला, तोस मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं पूछ रहा हूँ क्या हमारे बीच अभी भी बहुत से पर्दे नहीं हैं? बहुत सी दीवारें नहीं है, बहुत सी अनकही अनबताई बातें नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने का दम तो भरते हैं, पर हम 2 अच्छे मित्र भी हैं और 2 अच्छे मित्र एक दूसरे के सामने अपना समूचापन लेकर नंगे नहीं हो जाते। कुलदीप की बात से तोस थोड़ा सा गुमसुम हो गई। बोली, तो तुम समझते हो हम में कुछ दुराव छिपाव है? दुराव छिपाव वाली बात नहीं तोश, कुलदीप बोला। सवाल यह है कि हम एक दूसरे के सम्मुख अपने आप को कैसे पेश करते हैं। देखो, जब तुम मेरे सामने आती हो क्या तुम इस बात से कॉन्शियस नहीं होती कि तुम्हें अपने आप को मेरे सामने कुछ बना संवार कर पेश करना है? और कुछ नहीं तो तुम अपने चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगा लेती हो, अपने होठों को हल्की सी लिपस्टिक से रंग लेती हो, झट से अपने बालों पर कंघी घुमा लेती हो, साड़ी की सलवटें दूर कर लेती हो। और मैं भी तो यही करता हूँ। आज तुम अचानक यहाँ आ गई। उस समय मैं न नहाया धोया था न सेव की थी, इसलिए कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। मतलब यह है कि मैं तुम्हारा मतलब समझ गई। तो जैसे डूब सी गई हो। यही ना कि तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है। उसकी पलकें बोझिल हो गईं। उसका गोल चेहरा लंबूतरा हो गया। पाउडर के नीचे छिपे उसके कसे गालों में कुछ ढलान सी आ गई और गहरी लिपस्टिक में से उसके होठों की सिकुड़न झांकने लगी। वह जाने लगी तो कुलदीप ने उसका हाथ पकड़कर हारी हुई मुस्कुराहट से कहा, तोश। लेकिन तोश का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसे छुड़ाकर वह धीरे धीरे कमरे से निकल गई। कितने दिन बीत गए तो उसका कोई फोन नहीं आया। दौड़ती हुई जिंदगी में अंदर से झांक कर उदासी का क्षणिक गतिरोध जो कुलदीप से आज टकराया था न जाने कहाँ विलीन हो गया। जिंदगी फिर उसी रफ्तार पर थी। सुनीता और अनीता के फोन आते जा रहे थे। पिंटो साहब बाहर जा रहे थे। मिसेस पिंटो के उलानों के साथ वह सूचना उसे बार बार मिल रही थी, पर तोस का कुछ भी पता नहीं था। और तोस का इस तरह चुप हो जाना कुलदीप को खल रहा था।
आखिर तो उसे कभी ना कभी बहुत अच्छी कंपनी देती थी। एक दिन उसने उसे फोन पर पकड़ ही लिया। हेलो तोश, भाई कमाल है, इतने दिन से तुम्हारी कोई खबर नहीं और यहाँ हम है कि अपने कानों से टेलीफोन के रिसीवर से को बांधे घूम रहे हैं कि कब तुम्हारी प्यारी सी आवाज सुनाई दे। क्या कहा? मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। अच्छा जी, तो मैडम उस दिन की बात का बुरा माने बैठी हैं। अरे छोड़ो भी, उस दिन मैं जरा दार्शनिक मूड में आ गया था। आई एम वेरी सॉरी तोस, प्लीज फॉरगेट दैट। सच तोस, इतने दिन में से तुम मुझे मिली नहीं, मेरा बुरा हाल है, सच बहुत बुरा। कब मिल रही हो? अरे भाई अब माफ भी कर दो ना, कल नहीं आज, आज शाम को। कल का इंतजार कौन करे? दादर स्टेशन पर। ठीक है, बुक स्टॉल के पास 6 बजे। ठीक 6 बजे, अच्छी बात है, मैं पहुंच जाऊंगा। पाम व्यू होटल की दीवार से सटे हुए दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आज रेत कुछ ज्यादा ठंडी थी और सामने समुद्र की लहरें भी ज्यादा मचल रही थी। आसमान पर नवमी का अधूरा चांद खिला हुआ था और उसकी चांदनी में कुलदीप ने अपना मुंह तो उसकी गोदी में छिपा लिया था। तो उसने उसका सिर ऊपर उठाया और उसके गालों को अपनी हथेलियों में थाम लिया, पर कुलदीप की आंखें बंद थी। दीप, आंखें खोलो। दीप की आंखें बंद थी। नहीं तो आंखें तो बंद ही रहने दो, आंखें खोलने से रोशनी दिखाई देती है और यह रोशनी न मुझे अच्छी लगती है न तुम्हें। उसने अपना सिर फिर उसकी गोद में डाल दिया। तोश, हम लोग उल्लू हैं, उजाले के उल्लू। हम कहते उजाले की बात है पर रहना चाहते हैं अंधेरे में। तोश, हमारी जिन्स जली हुई है, झुलसी हुई है, वह हम किसी को दिखा नहीं सकते, इसलिए हम सब आंखें बंद किए रहते हैं। न तुम्हारा झुलसा हुआ चेहरा मुझे दिखाई दे, न मेरा तुम्हें। फिर वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उस वीराने में वह आवाज समुद्र की घरघराहट का दबाव लेकर कुछ दूर तक गई और इधर उधर बैठे दो एक जोड़े कसमसाने से लगे। तो यह आज हमने कहानी पढ़ी है उजाले के उल्लू, महीप सिंह द्वारा लिखी कहानी। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।